हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर और आज से जुड़े करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है आज का प्रश्न। इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो प्रश्न है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें, फिर इसका जवाब कॉमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप इन वीडियोज़ की PDF चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले टेलीग्राम पर, स्टूडेंट्स पॉइंट हिंदी। इस ग्रुप को टाइप करके आप इस ग्रुप पर पहुंच सकते हैं। साथ ही इस ग्रुप का लिंक मैं कमेंट सेक्शन साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। वहां पर जाएं, लिंक को दबाएं और इस ग्रुप को ज्वाइन करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, द स्टूडेंट्स पॉइंट टाइप करके। चैनल का नाम है द स्टूडेंट्स पॉइंट। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हों और आप चैनल को किसी भी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं तो इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडियाज़ पे शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, फ़ायदेमंद लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी दबाना बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले है पहला प्रश्न, बालिका का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। तो यहाँ पे ए है सही आंसर। हर साल 11 अक्टूबर को यूनिसेफ लड़कियों के साथ मिलकर एक अभियान चलाता है ताकि वे अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें और अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकें। इस वर्ष का थीम है मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है ये, मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य। और 11 अक्टूबर 2012 को पहली बार यह विश्व बालिका दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय विदेश सेवा या IFS दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। तो यहाँ पे सी है सही आंसर। भारतीय विदेश सेवा सरकार की कार्यकारी शाखा के केंद्रीय सिविल सेवा के ग्रुप A और ग्रुप B के तहत राजनयिक सिविल सेवा है और ये भारत की विदेश संबंधों की कूटनीति और प्रबंधन यानी कि फॉरेन पॉलिसी मैनेजमेंट में काम करता है। और इसके प्रशासनिक हेड कौन से हैं? तो इसके प्रशासनिक प्रमुख विदेश सचिव और राजनीतिक प्रमुख विदेश मंत्री होते हैं। और 9 अक्टूबर 1946 को भारतीय विदेश सेवा की स्थापना की गई थी और इस वर्ष इसकी 74वीं वर्ष पूरी हुई है। अगला प्रश्न, कौन सा देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? तो हाल ही में एक राज्य है जो अपने हर ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन देने में सक्षम रहा है और वो राज्य है गोवा। तो यहाँ पे बी है सही आंसर। राज्य ने 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान किया है। अगला प्रश्न, स्वामित्व, इसका फुल फॉर्म है ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ गांवों और मानचित्र का सर्वेक्षण। तो स्वामित्व से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लेट्स सी, यह 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को मनाई जाती है। साथ ही इसी दिन स्वामित्व स्कीम का भी उद्घाटन किया गया और यह ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण घरेलू मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करेगा, साथ ही संपत्ति कार्ड जारी करेगा। तो ये भी सही है स्टेटमेंट। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी है सही आंसर। और राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज मंत्रालय इस इनिशिएटिव का इम्प्लीमेंटेशन करेगा 4 वर्षों में, यानी कि चरणबद्ध तरीके से इसे 4 वर्षों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और भारतीय सर्वेक्षण यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया इस इनिशिएटिव का टेक्निकल पार्टनर यानी कि प्रौद्योगिकी भागीदार भी है। इस स्कीम को 6 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटका में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। साथ ही कुछ गांव जो कि पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में हैं उन्हें भी इसमें कवर किया जा रहा है और कुल 6.62 लाख गांव इसमें शामिल हैं। समाचार में क्यों था? क्योंकि आज के दिन 11 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ करेंगे और इससे लगभग 1 लाख संपत्ति धारकों को उनके मोबाइल फ़ोन पर वितरित SMS लिंक के माध्यम से वे अपने संपत्ति कार्ड डाउनलोड करने में सक्षम होंगे। अगला प्रश्न है, खंजर अभ्यास भारत और किसके बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो ये खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। तो यहाँ पे बी है सही आंसर। समाचार में क्यों था? क्योंकि हाल ही में किर्गिस्तान में प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन
और राष्ट्रपति कार्यालय सहित प्रमुख सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है। तो ये प्रदर्शनकारी आखिर वहाँ पे प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं? क्योंकि संसदीय चुनाव वहाँ पे हुआ और संसदीय चुनाव के नतीजों से वो खुश नहीं थे। एक्चुअली वहाँ पे कंडीशन ये है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पार्लियामेंट में इंटर करने के लिए कि कम से कम उन्हें 7% वोट जीतना होगा किसी भी इलेक्शन में। किसी भी इलेक्शन यानी कि वही पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो वहाँ पे हो रहा है, उस इलेक्शन में 7% वोट अगर वो जीतते हैं या उससे ज़्यादा वोट, तभी वो पार्लियामेंट में इंटर कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या रिजल्ट? जब इलेक्शंस हुआ तो रिजल्ट ये आया कि 4 पार्टीज़ को 7% से ज़्यादा वोट मिली, लेकिन इन 4 पार्टियों में 3 पार्टीज़ गवर्नमेंट के फेवर में ही थी और एक ही पार्टी थी जो अपोजिशन पार्टी की थी। तो उनका कहना ये था कि ये इलेक्शन रिग्ड है, इलेक्शन के साथ छेड़खानी हुई है, क्योंकि वो चाहते थे कि और भी अपोजिशन पार्टी की एंट्री पार्लियामेंट में हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साथ ही इलेक्शंस के पहले कई राजनीतिक नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया था, तो ये भी एक बड़ा कारण था इस प्रदर्शन का। नतीजतन ये हुआ कि प्रदर्शनकारियों ने क्रांति का नेतृत्व करने के लिए एक समन्वय परिषद का गठन किया और प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। हालांकि देश की चुनाव आयोग ने परिणामों को रद्द कर दिया, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारियों ने क्रांति जारी रखा है। इससे पहले भी 2005 और सन 2010 में वहाँ के राष्ट्रपति को लोकप्रिय विरोध प्रदर्शनों, जिसका नाम था ट्यूलिप और मेलन, की क्रांतियों में उन्हें मजबूरन ऑफिस से बाहर जाना पड़ा था। ये 2 प्रोटेस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रांतियों का नाम ट्यूलिप और मेलन। और ये भी ध्यान दें कि किर्गिस्तान रूस के साथ एक एग्रीमेंट में पार्टनर है, उसका नाम है CSTO यानी कि सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। ये CSTO 6 पूर्व सोवियत राज्यों का एक संगठन है। इसे लीड करता है रूस और ये 2002 में बनाया गया था। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि कभी भी अगर ज़रूरत हो या फिर इन 6 मेंबर्स में से किसी पे कोई बाहरी नॉन मेंबर या कोई बाहर का कंट्री इन पे अटैक करता है, तो सारे मेंबर्स को मिलकर के उस कंट्री का हेल्प करना है। एग्जाम्पल के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अर्मेनिया पे जब अभी अजरबैजान ने अटैक किया, तो इन मेंबर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस CSTO के मेंबर होने के नाते कि वो अर्मेनिया की मदद करें। तो ये भी एक बड़ा कारण था कि रशिया इतने एग्रेसिव अप्रोच के साथ अर्मेनिया के लिए खड़ा हो गया। इसके 6 मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो ये हैं अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशियन फेडरेशन और ताजिकिस्तान। अगला प्रश्न है रुद्रम 1 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं स्टेटमेंट्स। यह DRDO द्वारा डिज़ाइन और विकसित की गई एक हवा से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है। ये स्टेटमेंट सही है। तो ये हवा से यानी कि किसी भी फाइटर जेट से फायर किया जा सकता है। कहाँ? सरफेस पे, एयर टू सरफेस। और यह DRDO ने देश के भीतर ही इसे डिज़ाइन और विकसित किया है और यह देश की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। कोई भी ऐसा डिवाइस हो जो कि रेडिएशन रिलीज़ करता है या फिर कम्युनिकेशन डिवाइस हो एडवर्सरीज हमारे दुश्मन का, तो ये मिसाइल उस रेडिएशन को कैच करके ट्रैक करके उस डिवाइस को स्ट्राइक करके ख़त्म कर देगा। और इसकी गति 5 मैक तक हो सकती है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसकी गति सिर्फ 2 मैक तक ही ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। तो ये पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पे C है सही आंसर। और इन्हें दुश्मन के रडार, संचार परिसंपत्तियों और अन्य रेडियो आवृत्ति स्रोतों का पता लगाने, ट्रैक करने और बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और एक बार जब मिसाइल लॉन्च कर दिया गया तो वो डिवाइस अगर बंद भी कर दिया गया है दुश्मनों के द्वारा और वो रेडिएशन निकालना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी ये मिसाइल उस टारगेट को स्ट्राइक करेगा ही। इसकी कुछ परिचालन विशेषताएं पर नज़र डाल लेते हैं। मिसाइल में प्रक्षेपण स्थितियों के आधार पर अलग अलग रेंज की क्षमता है और यह सुखोई 30 विमान में एकीकृत किया गया है। हालांकि इसे अदर फाइटर जेट्स में भी लगाया जा सकता है और इसे 500 मीटर से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी लॉन्च किया जा सकता है और इसकी गति 0.6 से लेकर के 2 मैक तक की हो सकती है। अगला प्रश्न, विश्व खाद्य कार्यक्रम जिसे नोबेल शांति पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है का मुख्यालय है कहाँ? तो इसका मुख्यालय रोम में है। रोम यानी कि इटली में। तो यहाँ पे D है सही आंसर। विश्व खाद्य कार्यक्रम 1961 में खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने
स्थापित किया था। साथ ही इसे 1965 में एक पूर्ण संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम बना दिया गया। इसकी मुख्यालय रोम में है। वर्तमान में यह दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय एजेंसी है जो भूख से मुकाबला करती है। और भूख से मुकाबला करती है यानी कि यह टारगेट करती है अचीव करने की SDG 2 को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 को। और दिस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार, विश्व खाद्य प्रोग्राम के अनुसार, दुनिया भर में 690 मिलियन भूखे लोग हैं और इनमें 60% लोग कहाँ रहते हैं, तो संघर्ष से प्रभावित देशों में। और यह 1963 से भारत में काम कर रहा है। तो ये क्वेश्चन मेंस में इस बार पूछा जा सकता है, यानी कि जो भी प्रीलिम्स 2020 में अपीयर हुए हैं उनके लिए एक सवाल ऐसे निकल के आ सकता है कि FAO भारत के लिए कैसे कारगर साबित हो रहा है या फिर इसके प्रोग्राम्स इंडिया के लिए कैसे बेनिफिशियल हैं। तो हम ये लिखेंगे कि यह 1963 में भारत में काम कर रहा है। यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे अंग्रेजी में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, में सुधारों पर ध्यान केंद्रित करता है। उसमें टेक्निकल सहायता भी प्रदान करता है। और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विश्व खाद्य प्रोग्राम ने स्वचालित अनाज वितरण मशीन, अन्नपूर्णी और मोबाइल स्टोरेज यूनिट जैसी अनूठी पहल का प्रस्ताव भी किया है। अब ये स्वचालित मतलब खुद से चलने वाली ऑटोमेटिक अनाज वितरण मशीन, जिसे शॉर्ट में अन्नपूर्णी कहते हैं, इसके लगाने से क्या होगा, बीच के जो ह्यूमन इंटरफेरेंसेस होते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंसेस आने से करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ये स्वचालित अनाज वितरण मशीन लगा दिया गया तो करप्शन के चांसेस कम हो जाएंगे और जितने डिजर्विंग हैं उन्हें अपना हक मिल पाएगा, उन्हें उचित अनाज उन तक पहुंच पाएगा। और ये मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाने से अनाज की बर्बादी को भी रोका जा सकता है। साथ ही इससे एक और फ़ायदा ये है कि उन्हें लाइन में लगातार खड़ा नहीं रहना होगा। उन्हें जब अपने समयानुसार जब उन्हें लेना हो तभी वो जाकर अपने इस मशीन से अनाज ले सकते हैं। और कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया के केंद्र सरकार साथ ही कई राज्यों सरकार के साथ मिलकर साथ ही स्कूलों को फिर से खोलने के लिए भी मार्गदर्शन पर काम कर रहा है। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिले और इस वीडियो लगातार बनती रहे। अगला प्रश्न, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था 10 अक्टूबर को। तो यहाँ पे भी है सही आंसर। इस वर्ष का विषय है पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, यानी कि बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। 2006 में इस वार्षिक दिवस की शुरुआत की गई थी और 2018 के बाद से यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो मई के दूसरे शनिवार और दूसरा ही अक्टूबर में। और इस कैंपेन को 2 इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रीटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि एडमिनिस्टर्ड होती है बाय संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। वो कौन कौन सी ये 2 इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रीटीज़ हैं, वो है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज और अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए शर्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए तो उन्हें कुछ कंडीशंस फुलफिल करने होते हैं, तभी वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन कौन से वो कंडीशंस हैं? तो पहला कंडीशन तो ये है कि उस पार्टी को लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में किसी भी 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट जीतना होगा। यानी कि किसी भी अगर राज्य में विधानसभा का चुनाव हो रहा है या फिर लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है तो उन्हें कम से कम तो 6% वोट जीतना होगा। उसके अलावा उन्हें 4 सीट और जीतनी होगी, या तो एक स्टेट में या फिर मल्टीपल स्टेट्स के इलेक्शन में, और ये 4 सीट लोकसभा का सीट होना चाहिए। तो 4 लोकसभा का सीट और 6% वैलिड वोट्स कहाँ? तो लोकसभा के आम चुनाव में या फिर राज्यसभा या फिर कई राज्यों या फिर 4 या उससे अधिक राज्यों में विधानसभा के इलेक्शंस में। तो ये 2 कंडीशंस हैं। अगर इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं ज्वाइंटली तो उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। दूसरा कंडीशन है कि पिछले लोकसभा चुनाव में सभी लोकसभा सीटों का 2% कम से कम 3 राज्यों से चुने गए सांसदों के साथ। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव जब 2019 में हुए
तो कोई ऐसी पार्टी है जो 2019 में कंटेस्ट की और उन्होंने जितने भी लोकसभा के सीट्स थे उनमें 2% सीट उन्हें मिल गया, और ये 2% सीट कम से कम 3 या 3 से अधिक राज्यों में मिला है, ना कि एक ही राज्य से। अगर ये 2% सीट उन्हें एक ही राज्य से मिल गया तब तो उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन ये 2% सीट अगर उन्होंने 3 या उससे अधिक राज्यों में पाया है तब उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है, मतलब दिया जाएगा। तीसरा है कम से कम 4 राज्यों में राज पार्टी के रूप में मान्यता। तो एक और क्राइटेरिया है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसे स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन दिया गया है इन मोर देन 4 स्टेट्स या कम से कम 4 स्टेट्स में, तब भी उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही हैं, तो डी है सही आंसर। और राजनीतिक पार्टी अपनी दी हुई स्थिति खो भी सकते हैं। किस स्थिति में? जब वो 2 क्रमिक विधानसभा और 2 क्रमिक लोकसभा चुनावों की किसी भी शर्त को पूरा करने में विफल हो जाते हैं। इन दैट केस उनका ये जो दर्जा है वो छीन लिया जाएगा। समाचार में क्यों था ये? क्योंकि भारत के चुनाव आयोग ने दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आवंटित प्रसारण समय में वृद्धि की है, ताकि बिहार की विधानसभा 2020 के लिए चुनाव प्रचार में सहायता की जा सके। बिहार में दूरदर्शन नेटवर्क और अखिल भारतीय रेडियो नेटवर्क के क्षेत्रीय केंद्रों पर समान रूप से प्रत्येक राष्ट्रीय पार्टी और बिहार के मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी को 90 मिनट का आधार समय यानी कि बेस टाइम दिया जाएगा, और किसी भी पार्टी को एकल प्रसारण सत्र में 30 मिनट से अधिक नहीं दिया जाएगा। तो एक बार में 30 मिनट और टोटल बेस टाइम 90 मिनट्स। हालांकि इन 90 मिनट से भी अधिक टाइम दिया जा सकता है अगर उनका परफॉर्मेंस 2015 के पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छा रहा था तब। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।